दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जैसे कि आपको मालूम है कि कल महागठबंधन की नई सरकार का गठन हुआ, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की। तो आज की खबर में ज्यादातर आपको बिहार की राजनीति से रिलेटेड मिलेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद जबकि तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। दोनों नेताओं को राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि तेजस्वी यादव दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद मंच पर मौजूद नीतीश कुमार के पास पहुंचे और उनके पैर छू करके आशीर्वाद लिया। खरमास के बाद अन्य मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने मंगलवार को एनडीए का साथ छोड़ दिया था और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्हें तेजस्वी यादव ने 164 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा था, जिसके बाद नीतीश और तेजस्वी यादव ने राजभवन पहुंच करके सरकार बनाने का दावा पेश किया था, जो कल महागठबंधन के अंदर रह करके नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। आप यूँ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार कब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो बात करते हैं कि नीतीश कुमार पहली बार 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बना, दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को, तीसरी बार 25 नवंबर 2010 को, चौथी बार 25 फरवरी 2015, पांचवी बार 20 नवंबर 2015, छठी बार 27 जुलाई 2017, सातवीं बार 25 नवंबर 2020, आठवीं बार 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भोजपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। वजह यह थे कि पत्नी को किसी और युवक से प्रेम था। जब पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के शूटर के माध्यम से हत्या को अंजाम दिया है। जहां पति को जान से मारने के लिए पत्नी ने 5 शूटर को 90,000 रुपये में हायर किए थे। जानकारी के मुताबिक हरिशंकर एक दुकानदार थे जिसकी पत्नी सोनाली है। जब सोनाली को एक युवक से प्यार हो गया था जिसका नाम दिनकर बताया जा रहा है। जब सोनाली और दिनकर की मुलाकात पटना एम्स में इलाज के दौरान हुआ था, वहीं दोनों का प्यार परवान चढ़ा। सोनाली के बेटे की पढ़ाई का खर्च उनका प्रेमी दिनकर ही उठाता था, जिसके बाद सोनाली ने पति को रास्ते से हटाने के लिए हत्या करवा दी। यह घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हरिशंकर मंगलवार को अपने दुकान में था, तभी शूटरों ने उनको गोली मार दी। गोली लगने से हरिशंकर की घटनास्थल पर ही जान चली गई। फिलहाल पुलिस प्रेमी और पत्नी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि महागठबंधन की सरकार के नए स्वरूप पर चर्चा तेज है। एक आकलन के अनुसार आरजेडी कांग्रेस के खाते में 20 विभाग जा सकते हैं, वहीं जदयू को 1 दर्जन विभागों का जिम्मा पहले की तरह मिल सकता है। इसमें एक मंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के भी शामिल रहेंगे। जहां वहीं ये तय माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद फिर से जदयू के खाते में आ जाएगा। वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर जदयू के महेश्वर हजारी है। यह संभावना है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करके कुछ दिनों बाद विधानसभा उपाध्यक्ष का पद आरजेडी को दे दिया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि राजद और कांग्रेस के विधायकों की संख्या एक साथ जोड़ देने के बाद से आरजेडी को 17 मंत्री मिलेंगे और कांग्रेस को 3। जब पूर्व में भी जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी करीब इसी फॉर्मूले के तहत मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि तब भवन निर्माण विभाग भी आरजेडी के पास था। सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग को लेकर के चर्चा सबसे तेज रही है। जब पूरे दिन ये बात होती रही है कि आरजेडी गृह विभाग चाह रहा है। वर्तमान में ये विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं। ऐसे में अभी इस पर किसी तरीके की सहमति नहीं बनी है। ये बात अभी सामने नहीं आई है। ऐसा भी माना जा रहा है कि बड़े कार्य महकमे आरजेडी को मिल सकते हैं। इसमें पथ निर्माण विभाग मुख्य रूप से शामिल है। वर्तमान में ये भाजपा के पास था। यह महागठबंधन की सरकार के ये समय तेजस्वी यादव इस विभाग को देख रहे थे। यह ग्रामीण कार्य पूर्व की तरह जदयू के पास ही रहने की उम्मीद है।
दोस्तों बात करते हैं कि विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार ऐसी नौबत आई है जब विपक्ष में सिर्फ एक ही पार्टी बैठेगी, जब विपक्ष में एकमात्र 77 विधायकों वाली पार्टी भाजपा रह गई है, जब पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है। जी हां, 242 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में भाजपा को छोड़कर निर्वाचित बाकी सभी सदस्य सत्ताधारी दल के सदस्य होंगे, जब पिछले 3 दशक में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई है जब विपक्ष में एकमात्र पार्टी ही रही हो। 1990 में जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस समय भी कांग्रेस के अलावा अन्य दल विपक्ष के अंग थे। 1995 में भाजपा और समता पार्टी के सदस्य विपक्ष के सदस्य थे। कुछ दिनों के लिए यशवंत सिन्हा विपक्ष के नेता रहे। 2000 में भाजपा और वाम दलों के सदस्य विपक्ष के अंग रहे। सुशील कुमार मोदी पहली बार विपक्ष के नेता बनाए गए। जब वहीं 2005 में आरजेडी वाम दल और कांग्रेस विपक्ष में बैठी, जब पूर्व सीएम राबड़ी देवी विपक्ष की नेता बनी। इस बीच तारकिशोर प्रसाद ने आज कहा है कि आज की घटना 2020 के आम चुनाव में प्राप्त जनादेश के साथ विश्वासघात और बिहार के मतदाताओं का अपमान है। बिहार को जंगल राज की ओर से फिर से ढकेलने पर जनता निश्चित सबक सिखाएगी। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। ये उस जनादेश का उल्लंघन है जो जनता ने दिया था, जब बिहार की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सभी ने चुनाव लड़ा था। जो बहुमत और जनादेश था वह जदयू और भाजपा को जनता ने दिया था। हम 74 सीटें जीतने में कामयाब रहे। उसके बावजूद भी पीएम और गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्ण तरीके से पालन करते हुए नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन का मुख्यमंत्री बनाया। जो कुछ भी आज हुआ है वह धोखा है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रॉपर्टी का खुलासा कर दिया है। ये जानकर के ताज्जुब होना लाजमी है कि आखिर उनके पास अपेक्षाकृत मामूली प्रॉपर्टी है। अच्छा, जैसा कि नेताओं के बारे में धारणा है कि उनमें से अधिकांश करोड़पति होंगे, प्रधानमंत्री को लेकर भी यही माना जाता है कि उनके पास अकुत संपत्ति होगा। पहले के प्रधानमंत्रियों की बात रहने दें तो मौजूद पीएम नरेंद्र मोदी की प्रॉपर्टी के खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास महज 2 करोड़ 23 लाख रुपए की संपत्ति है। आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में सभी 29 कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी और अपने परिजनों की संपत्ति घोषित की थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 2 करोड़ 23 लाख रुपए करीब की प्रॉपर्टी है, इसमें से ज़्यादातर संपत्ति बैंक डिपॉजिट के रूप में है। आपको हैरानी होगी कि पीएम मोदी के पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है, यानी कि घर जमीन आदि नहीं है। इनके पास पहले गुजरात के गांधीनगर में जमीन थी। इस जमीन की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है, लेकिन इसे वो दान कर चुके हैं। जब पीएम मोदी ने अक्टूबर 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ये जमीन खरीदी थी। इस जमीन के 3 और पार्टनर थे। इसमें पीएम की 1/4 25% हिस्सेदारी थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जिस तरीके से एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्ते खत्म हो गए हैं, उसके बाद बिहार की आगे की राजनीति क्या होगी, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसे नेता है जो दल बदलने से गुरेज नहीं रखते हैं। इससे पहले 2015 में भी नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन खत्म करके आरजेडी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था और महागठबंधन किया था। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जबकि आरजेडी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये गठबंधन लंबा नहीं चला। राजद और कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार का साथ लंबा नहीं चला। 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन खत्म कर दिया और भाजपा के साथ फिर से हाथ मिला करके सरकार का गठन कर लिया। जिस तरीके से बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, उसके बाद नीतीश कुमार की राजनीति का मूल मंत्र क्या है और आखिर राजनीति में नीतीश किस तरीके से अपनी रणनीति को तैयार करते हैं, अभी हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कम सीटें होने के बाद भी भाजपा उन्हें गठबंधन में मुख्यमंत्री की कुर्सी देती आई है। न सिर्फ भाजपा बल्कि आरजेडी भी उन्हें मुख्यमंत्री की सीटें देती आई है। भाजपा का इसके पीछे का मूल मंत्र ये था कि वह नीतीश कुमार की लोकप्रियता और जदयू के आधार पर अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहती थी और जमीनी ताकत बढ़ाना चाहती थी। लेकिन भाजपा इस नीति को लेकर के लगातार
लगातार काम कर रही है कि जल्द ही बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो। नीतीश कुमार दल बदल के लिए जाने जाते हैं या राजनीति में उनका कोई अस्थायी मित्र नहीं है, ये उन्होंने अपने पिछले कुछ दशकों की राजनीति से स्पष्ट कर दिया है। जहाँ सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने कई बार दल बदले हैं। बिहार में उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर भी सरकार चलाई है और एनडीए छोड़ने के बाद आरजेडी के साथ भी मिलकर के सरकार चलाई है। दोनों ही दलों को वह धोखा भी दे चुके हैं और अपना भी खो चुके हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी के तौर पर नीतीश कुमार खुद को लंबे समय से स्थापित करना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब उन्हें भरोसा है कि अगर कांग्रेस अच्छा नहीं करती है तो और फिर प्रदेश में राजद जदयू किसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो वे राजनीतिक जोर गुना से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, भागलपुर समेत सभी जिलों के लोगों को बिजनेस करने के लिए सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने राज्य के यानी कि बिहार के युवाओं के लिए बिहार स्टार्टअप बिजनेस लोन 2022 की शुरुआत की है, यानी कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 की शुरुआत की है। खबर के अनुसार बिहार के युवा बिहार सरकार से 10 लाख रुपए तक का लोन लेकर के कोचिंग सेंटर, पेपर कप मेकिंग बिजनेस, बेकरी आइटम बिजनेस, फूड वेस्ट सोल्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आदि कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस योजना के तहत आवेदक को 10 लाख रुपए 10 साल के लिए मिलेगा। जहाँ इसका लाभ लेने के लिए आपको बिहार का अस्थायी निवासी होनी चाहिए या साथ ही साथ आवेदक के पास अच्छा स्टार्टअप आइडिया भी होनी चाहिए। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ दस्तावेज लगेंगे आपको, वो है आधार कार्ड, जातीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आवेदक का बैंक अकाउंट। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वीडियो का लिंक। आप उस वीडियो पर जाकर के उस पूरी वीडियो को देख सकते हैं और देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आपको पूरी जानकारी इससे रिलेटेड मिल जाएगी और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, आपके दिमाग में क्वेश्चन है, उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा कि आखिर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी योजना में अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए और कैसे अप्लाई किया जाता है। सारी चीज़ इसमें बताया गया है। तो आप अभी जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो का, उस वीडियो को देखिए और आप बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के लिए अभी अप्लाई कर दें। दोस्तों बात करते हैं कि एक्टर परेश रावल ने जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के सीनियर नेता नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पाटलिपुत्र के पाटली बदलू करार दिया है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा है कि पाटलिपुत्र के पाटली बदलू। परेश रावल का ये ट्वीट ऐसे वक्त में आया है जब नीतीश कुमार एनडीए को दगा देने के बाद 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। जहां परेश रावल की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी तरह तरह की टिप्पणी की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, बक्सर, मुंगेर, नालंदा समेत बिहार के सभी जिलों के किसानों को नीतीश सरकार खेतों में पटवन का काम करने के लिए प्रति किसान 750 रुपये का लाभ दे रही है। इसके लिए बिहार के किसानों से ऑनलाइन के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश सरकार ने किसानों को खेत की सिंचाई के लिए 1 लीटर डीजल पर 60 रुपये की दर से 600 रुपये अनुदान देने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार ने किसानों को राहत देते हुए इसकी राशि बढ़ा करके यह 750 रुपये कर दिया है। खबर के अनुसार बिहार के किसानों को खरीफ फसलों की 1 एकड़ की सिंचाई के लिए 10 लीटर खपत के आधार पर प्रति एकड़ 750 रुपये दिए जाएंगे। किसानों को अधिकतम 8 एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए अनुदान का लाभ मिलेगा। अगर आप डीजल अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं तो आप बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का राजनीतिक माहौल इस समय काफ़ी गर्म है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हुए नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। जब महज 7 दिन के सीएम बनने वाले सुशासन बाबू इस बार 8वीं बार शपथ ले चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि एक इंजीनियर के सुशासन बाबू बनने की कहानी आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को पटना से 50 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर में हुआ था। जहाँ नीतीश कुमार
कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो ओबीसी समुदाय से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं। नीतीश कुमार के पिता का नाम कविराज राम लखन सिंह वेद थे, मां का नाम परमेश्वरी देवी था। जब नीतीश कुमार के घर का नाम मुन्ना है। आज भी उनके पैतृक गांव बख्तियारपुर में कई लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं, मुन्ना कह करके नीतीश कुमार को बुलाते हैं। जब नीतीश कुमार की शुरुआत पढ़ाई श्री गणेश हाई स्कूल बख्तियारपुर से हुई थी। इसके बाद उन्होंने बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था। कुछ समय तक उन्होंने बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम भी किया। हालांकि बाद में नौकरी छोड़ करके पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय हो गए। 23 फरवरी 1973 को वे मंजू कुमारी के साथ शादी के बंधन में बंध गए। जहाँ उनके बेटे का नाम निशांत कुमार है। जहाँ नीतीश कुमार की पत्नी मंजू का 2007 में निधन हो गया था। नीतीश कुमार युवा अवस्था से ही कुरीतियों पर प्रहार करते रहे हैं। जहाँ उसकी शादी के समय उन्हें दहेज के तौर पर 22,000 रुपये मिले थे। जब ये बात नीतीश कुमार को पता चला तो फिर वे काफ़ी नाराज़ हो गए थे और ससुराल वालों को दहेज लौटा करके कोर्ट मैरिज की थी। जहाँ नीतीश कुमार का बचपन कल्याण बेगाह गाँव के जिस घर में गुजारा, उन्हें वह घर आज भी अच्छा लगता है। नीतीश कुमार को वहां उस घर में वक्त बिताना सबसे अधिक पसंद है। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर भी है। नीतीश कुमार गांव पहुंचने के बाद सबसे पहले यहां आना पसंद करते हैं और यहीं से उनकी आगे की यात्रा शुरू होती है। इसके अलावा नीतीश कुमार को अपने माता पिता और फिर पत्नी की समाधि के पास शांति से बैठकर वक्त बिताना पसंद है। जब वे यहाँ आने के बाद हमेशा अकेले में वक्त बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि जदयू द्वारा भाजपा से अलग होने के फैसले के पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने सवाल करते हुए कहा है कि जिस भ्रष्टाचार की वजह से नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ करके भाजपा के साथ सरकार बनाई थी, आज वे फिर से आरजेडी के साथ सरकार बना रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार गैर कांग्रेसी नेता रहे हैं, जहां उनका राजनीतिक गैर कांग्रेसवाद के इर्द गिर्द रही है। क्या ये विचारधारा खत्म हो गई? भ्रष्टाचार और गैर कांग्रेसवाद से समझौता करके नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार और कांग्रेसवाद का पक्ष लिया है। इसके लिए बधाई। जनता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका जरूर जवाब देगी। रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2017 में आपने आरजेडी का साथ छोड़ने को लेकर के कहा था कि मैं बहुत असहज हूं कि तेजस्वी यादव अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और उसके बाद आप भाजपा के साथ आ गए। आरजेडी को छोड़ करके आपने 2019 का लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ा और 16 सीटें जीती, जहां उस वक्त तक भाजपा ठीक थी। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मेरा सवाल है कि भ्रष्टाचार के गोद में नीतीश जी फिर से चले गए हैं। उन्होंने 2017 में क्या कहा था? रेलवे भर्ती मॉल, रेलवे होटल को रांची में बेच करने के मामले में भारी घपला हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं अपने वकील से बात करूंगा। क्या अब नीतीश जी को जवाब मिल गया? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया है। नीतीश द्वारा भाजपा के अलग होने के फैसले पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की वजह से जदयू लोकसभा में 2 सीट से 16 सीटों पर जा पहुंची, लेकिन अब फिर भाजपा का साथ छोड़ करके फिर से आरजेडी का हाथ थाम लिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बड़ा नाव हादसा हुआ है। बिहार के अररिया जिला में एक बड़ी घटना घटी है। जोकीहाट के बकरा नदी में नाव के पलट जाने से दर्जन भर बच्चे डूब गए। गोताखोर बच्चों को नदी से निकालने में जुटे हुए हैं। इस घटना के विरोध में लोगों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। दोनों ओर से गाड़ी की आवाजाही पर रोक लगा दी। जानकारी के अनुसार कोचिंग से घर लौटने के दौरान तारन के रमई इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। नाव पर दर्जन भर से ज्यादा बच्चे सवार थे। इस बीच नदी में नाव पलट गई, जब सभी बच्चे नदी में डूब गए। गोताखोर नाविक और ग्रामीणों की मदद से बच्चों को निकाला जा रहा है। अभी भी 3 बच्चे लापता हैं। इस घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में लालू परिवार के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और तेज प्रताप यादव के भी मंत्री बनने के तय हैं। लेकिन इस बार तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनेंगे, ये तय माना जा रहा है। तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार की इमेज पर पूरा ध्यान रखे हुए हैं, इसीलिए स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय वे जिम्मेदार और अनुभवी व्यक्ति को सौंपना चाहते हैं। जाहिर है, स्वास्थ्य बीजेपी के पास एनडीए सरकार के समय था और ये विभाग आरजेडी को मिलना तय है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार आरजेडी कोटे से तेज प्रताप यादव का स्वास्थ्य मंत्री बनना मुश्किल नजर आ रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रोहतास जिले के करगहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां करगहर थाना क्षेत्र के खनेटी गांव में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है, जहां समोसा खाने से 60 लोग बीमार हो गए हैं। सभी को करगहर सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया गया। बीमार लोगों में 14 से अधिक बच्चे हैं, जहां इसके अलावा महिलाएं भी शामिल है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गाँव में एक समोसे का दुकान है, उसी समोसे की दुकान से सभी ने समोसा खरीद करके खाया, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। कल शाम में ही लोगों ने समोसा खरीद करके खाया था, लेकिन देर रात अलग अलग घरों में लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। यहां तक कि समोसा के दुकानदार की भी फूड पॉइजनिंग से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद धीरे धीरे सभी को इलाज के लिए करगहर के अस्पताल लाया गया, जहां से कई एम्बुलेंस की मदद से सभी को सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां सदर अस्पताल की अलग अलग वार्ड में सबका इलाज चल रहा है। घटना के बारे में ग्रामीणों ने बताया है कि मंगलवार की शाम गांव में मुहर्रम को लेकर के जुलूस निकाला गया था, जिसमें गांव में ही मेले जैसी दुकान सजे गए थे। उसी दुकान में गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा समोसे की दुकान लगाई गई थी, जिससे सभी गाँव के लोगों ने समोसे खरीद करके अपने अपने घर ले गए ताकि अपने परिवार के साथ समोसे खाए। समोसे खाने के बाद मंगलवार की देर रात एक एक करके समोसे खाने वाले सभी लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी का दामन छोड़ करके महागठबंधन से हाथ मिलाने वाले नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। नीतीश कुमार द्वारा मंगलवार को महागठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाने के ऐलान के बाद से ही उन पर बीजेपी नेताओं के जुबानी हमले तेज हो गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर के प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। जब केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए बिहार और भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को जिंदगी भर पीएम के लिए मन और आशीर्वाद दे चुकी है, जब पीएम का पद मोदी के लिए आरक्षित है। नीतीश कुमार 49 जन्म लेकर भी पीएम नहीं बन सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने विवेकानंद से पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए कहा कि विवेकानंद का बचपन का नाम भी नरेंद्र था और मोदी जी के बचपन का नाम भी नरेंद्र था। उन्होंने नीतीश कुमार पर अपना हमला जारी करते हुए कहा कि उन्होंने लोहिया और जेपी को धोखा दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता और जनादेश के साथ धोखा दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज, सीवान, छपरा, बक्सर समेत 22 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। पटना में स्थित मौसम विभाग ने बिहार के इन जिलों में रहने वाले लोगों में खराब मौसम के दौरान घर में रहने की अपील की है। खबर के अनुसार आज बिहार के कई जिलों में बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मोतिहारी और बेतिया में कुछ स्थानों पर ठनका गिरने की आशंका जताई है और लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं बिहार के पटना, भागलपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, गया समेत बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है, साथ ही साथ कुछ इलाकों में आसमानी बिजली भी गिर सकती है। जिन जिलों में वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया है उनमें है गोपालगंज, सीवान, छपरा, आरा, बक्सर, पटना, भागलपुर, भभुआ, सासाराम, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बांका जिला शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति की 180 डिग्री पलट जाने को कुछ लोग 1974 के जेपी आंदोलन से जोड़ करके देखने लगे हैं। जहाँ कुछ की नज़र में ये मोदी के विरुद्ध क्रांति का वैसा ही सूत्रपात है जैसा जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध किया था। लेकिन वे लोग ये भूल जाते हैं कि जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी की छवि एक त्यागी, विरागी राजनेता की थी। उन्होंने जब संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था तब देश का माहौल काफ़ी कुछ भिन्न था। जहाँ उस समय देश की सांप्रदायिक राजनीति नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के झूठे नारों की आड़ में पूंजीवाद का विभत्व चेहरा उभर करके आ रहा था। आज राजनीति बहुसंख्यावाद की तरफ मुड़ गई है और जाने अनजाने कांग्रेस ही इसकी मूल में है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। उनके शपथ ग्रहण पर राजनीतिक रणनीतिकार और नीतीश कुमार के कभी दिल के अजीज रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पिछले 10 साल में एक ही चीज नहीं बदली है, वो है सीएम नीतीश कुमार और बिहार की जनता की किस्मत। बिहार में ये 6वीं सरकार है जो कल शपथ ली है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि इसके लिए हम सब लोग दोषी हैं क्योंकि कुछ दिन तक मैं भी इसमें भागीदार रहा हूं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेरा मानना है कि बिहार में न्यूनतम राजनीतिक घटनाक्रम बिहार के लिए विशिष्ट है। मुझे नहीं लगता है कि ये देश में राष्ट्रीय स्तर पर वैकल्पिक विपक्ष बनाने के विचार से किया गया है।
तेजस्वी यादव बिहार में सबसे बड़ी पार्टी की नेता हैं और हो सकता है कि वे इस नए गठन को चलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। जनता देख सकेगी कि वे इस नई सरकार में कैसे काम करता है। जब बिहार के लोग उम्मीद करेंगे कि ये नया संगठन कायम रहे और इसकी प्राथमिकताएं लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए। ये देखने की जरूरत है कि नई सरकार पिछले सरकार से बेहतर काम करेगी या नहीं। राजनीतिक अस्थिरता का ये दौर पिछले 10 साल से चल रहा है और ये उसी दिशा में है। उन्होंने कहा है कि वे पिछले 3 महीने से बिहार में हैं, रोज लोगों से मिलते जुलते हैं, यात्राएं करते हैं, लेकिन इस दौरान पिछले सरकार को लेकर के सुशासन वाली बात उन्हें कहीं नहीं सुनाई दी है। आज जो सरकार बनी है, इस सरकार का एजेंडा क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। जब पिछली सरकार में एक जो बड़ी समस्या नजर आई वह थी शराबबंदी की। अब देखने वाली बात होगी कि नई सरकार की शराबबंदी पर क्या नीति रहती है, क्या उसको लेकर कोई नई बात होगी या फिर नहीं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सरकार बदलने से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की उम्मीदें जगी है और हौसला बढ़ा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा जदयू गठबंधन टूटने को भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छी शुरुआत के रूप में देखते हैं। जहां उन्होंने कहा कि ये एक अंत की शुरुआत है। ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिए गए अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे की तर्ज पर बीजेपी सत्ता छोड़ने का संकेत देता है। जहां कन्नौज में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे समुदाय के लोगों को अब संस्थानों में पोस्टिंग नहीं मिल रही है और सभी भाजपा समर्थकों को विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने चेताया भी और कहा है कि यदि वे और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं तो फिर आपके वोट का अधिकार भी छीन लिया जा सकता है। यह लोगों को ऐसी संभावना को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि भारत के पड़ोस में कई देशों में ऐसा ही हो रहा है। अखिलेश यादव ने सार्वजनिक उद्यमों को कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेचने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि भगवा पार्टी जिस तरीके से रेलवे, हवाई अड्डों पर एयरलाइंस जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों को बेच रही है, एक समय आएगा जब लोगों के साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर वे यानी कि भाजपा पावर में रहे तो हम सभी गुलाम बन जाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि आने वाले दिनों में सरकार आपका गेहूं नहीं खरीदेगी, निजी कंपनियां आपका गेहूं खरीदेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार गरीबों और किसानों की सरकार बिल्कुल नहीं है, अमीरों और कॉरपोरेट घरानों की ही सरकार है। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले 15 दिनों में गेहूं के भाव में अचानक 400 रुपये से 600 रुपये का उछाल आया है। 15 दिन पहले तक 21-22 रुपये 100 क्विंटल तक बिकने वाली गेहूं अब थोक में 2600 से 2800 रुपये पर पहुंच गया है। जब व्यापारियों से लेकर के दुकानदारों तक का कहना है कि गेहूं की आवक कम होने से ऐसा हुआ है। इससे आटे के दाम भी बढ़ गए हैं। कारोबारियों के मुताबिक दूसरे देशों से निर्यात पर से प्रतिबंध हटने से कीमतों में उछाल आया है। गेहूं की कीमत के कारण आटा, सूजी और मैदा की कीमत भी 5 रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। घर का बजट बिगड़ गया है। कारोबारियों के मुताबिक बाजार में कम आवक और खाने पीने की चीज़ों पर 5% जीएसटी की वजह से गेहूं के भाव में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। जहाँ खुले आटे के मुकाबले ब्रांडेड आटे की कीमत 6 रुपये अधिक हो गई है। फिलहाल ये 38 रुपये किलो बिक रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि आज पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दूं कि बिहार में तेल कंपनियों के द्वारा आम आदमी को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी करते हुए दामों में गिरावट कर दी गई है। जब बिहार के जिन जिलों में पेट्रोल डीजल के दामों को सस्ता किया गया है उनमें मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, औरंगाबाद, मुंगेर, समस्तीपुर समेत कई अन्य जिला शामिल है। वहीं अगर हम बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो आज तेल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें वैसे की वैसा है। जहाँ वही कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ पेट्रोल डीजल के दामों में हल्की बढ़ोतरी हुई है, जिनमें पूर्णिया समेत कुछ शहर शामिल है। वही किशनगंज को भी इंक्लूड कर देते हैं। जब बिहार के अन्य जिलों को देखा जाए तो फिर बिहार के भागलपुर जिले में पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट हुई है, जहाँ पेट्रोल में 66 पैसे और डीजल में 61 पैसे प्रति लीटर की गिरावट हुई है। गया में पेट्रोल की कीमत 54 पैसे और डीजल में 51 पैसे प्रति लीटर तक कमी आई है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में पेट्रोल डीजल में 11 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। इन जिलों के अलावा भी कई ऐसे जिले हैं जहां पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट आई है, जिनमें बांका, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, समस्तीपुर, सीवान, शेखपुरा और
शिवहर जिला शामिल है। जिन जिलों में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है उनमें पूर्णिया के अलावा अररिया, आरा, किशनगंज, लखीसराय, सासाराम, छपरा, सीतामढ़ी, हाजीपुर और बेतिया जिला शामिल है। पूर्णिया में पेट्रोल 60 पैसे और डीजल 56 पैसे प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। वहीं जिन जिलों में तेल के दाम स्थिर है उनमें पटना और अरवल जिला शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि आज तक न्यूज़ चैनल की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप से बिहार में अभद्रता होने की सूचना मिली है। यह घटना मंगलवार की है जब एक उग्र भीड़ ने अंजना ओम कश्यप को रिपोर्टिंग के दौरान घेर लिया और नारेबाजी की जाने लगी। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसे लेकर के राजनीति भी गर्मा गई है। अंजना ओम कश्यप बिहार की राजनीतिक घटनाक्रमों को कवर करने पहुंची थी। अंजना ओम कश्यप के साथ हुई अभद्रता का वीडियो भी वायरल हो गया है और लोग तरह तरह से कमेंट कर रहे हैं। बिहार में ताजा राजनीतिक घटनाक्रमों को कवर करते हुए आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप को एक जगह भीड़ ने घेर लिया। अंजना ओम कश्यप राजनीतिक बीट की पत्रकार हैं जो पटना में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंची थी। जब बिहार में नीतीश कुमार ने राजा से मिलकर के सरकार बना ली है जिसकी कवरेज के लिए अंजना ओम कश्यप बिहार में है। इसी दौरान ये घटना सामने आई जब भीड़ के बीच उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। भीड़ की ओर से कुछ अपमान करने की हरकतें भी हुई है। ये घटना कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में महिला पत्रकार के साथ असभ्य लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी जो उनको भला बुरा कह रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पहली बार राखी मेला का आयोजन किया गया है। ये मेला बिहार के पूर्णिया के उफरेल चौक में लगा है। यहाँ आपको सभी तरह के आकर्षक और मनपसंदिया राखी मिलेगा। खबर के अनुसार इस मेले में पटुआ, संठी और धान से इको फ्रेंडली राखी तैयार किया जा रहा है। वहीं आप इस मेले में अपने भाई की फोटो वाली राखी भी 30 मिनट के अंदर बना सकते हैं और अपने भाई को इस फोटो वाली राखी से सरप्राइज दे सकते हैं। है ना कमाल की बात। राखी मेले पर नेशनल अवार्डी पेंटर गुलूदा ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार में पहली बार इसका आयोजन किया गया है। इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब से बिहार जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस दौरान अच्छी बात ये रही है कि जैसे ही रेलवे को गर्भवती महिला के लेबर पेन के बारे में जानकारी मिली तो वैसे ही रेलवे ने तमाम इंतजाम कर दिए। दरअसल पंजाब के लुधियाना से बिहार आ रही किसान एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला को अचानक लेबर पेन उठ गया। जब कुछ ही देर बाद गर्भवती महिला ने ट्रेन की बर्थ पर ही एक नन्ही सी जान को जन्म दिया जो बेटा पैदा हुआ। जब परसों के तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और पूरा विभाग अलर्ट हो गया। इससे पहले कि ट्रेन उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती, यहाँ के स्टेशन अधीक्षक को इस बारे में सूचना दे दी गई। इसके बाद ट्रेन के यहाँ पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई। जब परसों के बाद माँ और बच्चे को एम्बुलेंस से स्थानीय CHC में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। परसों के बाद तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और पूरा विभाग अलर्ट हो गया। इससे पहले कि ट्रेन उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के दरियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती, यहाँ के स्टेशन अधीक्षक को इसके बारे में सूचना दे दी गई। इसके बाद ट्रेन के यहाँ पहुँचने से पहले ही एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई। परसों के बाद माँ और बच्चे को एम्बुलेंस से स्थानीय CHC में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में जच्चा बच्चा दोनों पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्वी चंपारण में यूरिया खाद के लिए हाहाकार मचा है। खाद के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। जब किसान हर रोज एक बोरी यूरिया पाने की उम्मीद में कभी दुकानदारों तो कभी रिश्तेदारों से संपर्क कर रहे हैं ताकि कहीं से भी काम चल सके। वहीं उर्वरक कारोबारी लुका छिपी का खेल खेल करके यहां ब्लैक में 500 से लेकर के 700 रुपये प्रति बैग की कालाबाजारी करने में लगे हैं। वहीं नेपाल में 1000 से लेकर के 1500 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है, जबकि सरकारी दर में मात्र 265 रुपये 50 पैसे हैं। लेकिन इस कालाबाजारी पर लगाम लगाने में जिला प्रशासन मेहनत तो करती है पर विफल हो जाती है, जिससे किसानों को दर दर भटकना पड़ता है। हालांकि अभी के समय में बॉर्डर इलाके से उर्वरकों की तस्करी बढ़ गई है। इस मामले में अधिकारी डाल चल रहे हैं तो फिर तस्कर पात। दोस्तों बात करते हैं कि CBSE ने 10वीं में बेसिक मैथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 11वीं में गणित पढ़ने की छूट प्रदान कर दी है। लेकिन इसके लिए स्कूलों के प्राचार्य को तय करना होगा कि छात्र सामान्य गणित पढ़ने में सक्षम होगा या नहीं। केंद्रीय विद्यालय नेहरू पथ के प्राचार्य PK सिंह का कहना है कि CBSE ने कोरोना संकट को देखते हुए पिछले साल गणित को 2 भागों में बांटा था, जब पहला बेसिक मैथ एवं दूसरा स्टैंडर्ड मैथ।
जो विद्यार्थी आगे मैथ नहीं पढ़ना चाहते थे उन्होंने बेसिक मैथ का अध्ययन किया। आगे मैथ की पढ़ाई करने वाले छात्रों ने स्टैंडर्ड मैथ का अध्ययन किया है। बेसिक मैथ पढ़ने वाले छात्रों ने आगे भी मैथ पढ़ने की इच्छा जताई थी। सीबीएसई ने उन्हें भी 11वीं में गणित पढ़ने की इजाज़त दे दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बहुत से लोग सफलता प्राप्त करने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी शॉर्टकट को अपनाने को तैयार रहते हैं। वास्तव में शॉर्टकट आमतौर पर तेजी से उपलब्धि के बजाय अक्सर विफलता की ही ओर ले जाते हैं। उन सभी को याद करने की बजाय किसी भी दीर्घकालिक उपलब्धि का रहस्य धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक उपाय करना है। यदि लक्ष्य किफायती या फिर कल्याणकारी है तो फिर ऐसा ही होगा। हम सभी अपने सभी प्रयासों के साथ उपलब्धि की कामना करते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश ये भूल जाते हैं कि सफलता प्राप्त करने का मार्ग गुलाबों से नहीं भरा होता है, कांटों पर चलना होता है। जब प्रदर्शन नियंत्रण सतर्कता के साथ एक उपलब्धि है, फिर भी हम में से अधिकांश इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि हम में से अधिकांश में परिश्रम का आवश्यक स्तर गायब है। हमें कड़ी मेहनत और लगन के जादू को कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि जो लोग जीवन में फले फूले हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है और हम सभी उनकी सफलता देखते हैं, लेकिन हम उनके द्वारा किए गए प्रयास को मापने के लिए संघर्ष करते हैं। जी हाँ, स्पोर्ट्स के संचालक रणवीर रॉय जैसे युवा उद्यमी लगातार काम करने के बाद ही सफल हुए हैं। जब पटना में पैदा हुए रणवीर रॉय का पालन पोषण दिल्ली और पुणे में हुआ है। वास्तव में ये कई कंपनियों के मालिक है और कहते हैं कि उद्योग में कई होनहार युवा प्रतिभाओं ने उन्हें प्रोत्साहित किया है। जब वे इंडिया इंस्पोर्ट कंपनी, वीएसजी मीडिया एंड मैनेजमेंट एजेंसी और आरआर ग्रुप ऑफ होटल्स के निदेशक हैं। वे प्रतिभाशाली युवा सितारों और फिर अन्य लोगों को एक संदेश देते हैं कि अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रणवीर कहते हैं कि पैसे और सफलता को तेजी से बनाने का कोई तरीका नहीं है। खुद पर भरोसा करें और अपनी आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और स्मार्ट तरीके से काम करें। युवा उद्यमी रणवीर राय ने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिला से डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर डिलीवरी करने के बाद महिला की जान चली गई। वहीं आक्रोशित परिवार वालों ने हॉस्पिटल के सामने आगजनी करके हंगामा कर दिया। जानकारी के मुताबिक मामला बिहार के गया जिला की चदौती थाना क्षेत्र के जीवन रक्षक हेल्थ केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का है। बताया जा रहा है कि बंगाली बिघा की रहने वाली प्रियंका देवी को परसों के चलते निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसी बीच बच्चे को जन्म देने के बाद प्रियंका की जान चली गई। इसके बाद परिवार वालों ने डॉक्टर पर इलाज सही नहीं करने का और फिर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके चलते गुस्साए परिवार वालों ने हॉस्पिटल के बाहर सड़कों को जाम कर दिया और आगजनी शुरू कर दी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फिर हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अलग टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।